अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके सामने फिर से एक और नई क्लास लेकर के आया हूँ, जो कि वारदात सीरीज का एक अगला किस्सा होने वाली है, जिसका नाम है शांति। वारदात सीरीज की इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उनका लिंक और डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग एक बार जाकर के उन क्लासेस को देखिए, उनसे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बेहद अच्छी चल रही होगी, उम्दा चल रही होगी और आप ज़बरदस्त तैयारी और मेहनत कर रहे होंगे। यहाँ पर जो लोग पहली बार इस चैनल तक पहुँचे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप क्लास को पूरी देखिए। उसके बाद में अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक पॉजिटिव सा कमेंट हमारे लिए छोड़िए, ताकि हम लोग अगली क्लास बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि कंटेंट किस लेवल का मिल रहा है। यहाँ तक कि मेरा दावा है कि वारदात सीरीज का इस तरह से खुलासा, एक एक किस्से का खुलासा आपको पूरे यूट्यूब की बात छोड़ देते हैं हम लोग, पूरे यूट्यूब के अलावा किसी गाइड में आपको नहीं मिलने वाला है, जो फर्स्ट ग्रेड के लिए बनाई गई है। अब हम लोग इस किस्से की शुरुआत कर रहे हैं। एक और बात कि अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं बहुत सारी अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ। आज की जो क्लास हमारी है उसका टॉपिक है शांति। टॉपिक का नाम है शांति। ये वारदात सीरीज की अगली क्लास है, चौथी क्लास है शायद मेरे ख्याल से। तो जैसा कि हमारा मामूल रहा है, हम लोग किस्से को समझने और किस्से को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार किरदार को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं, गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। और हमारा पूरा मकसद होता है कि किरदारों के ज़रिए से ही हम किस्से को समझ जाएं, किस्सा हमारे आसानी से समझ में आ जाए। तो इस किस्से का जो पहला किरदार आपके सामने आ रहा है वो है मुसन्निफ, यानी कि ये किस्सा हम लोगों को मुसन्निफ की ज़ुबानी ही सुनने और पढ़ने के लिए मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि मुसन्निफ जो है ये लखनऊ में रहते हैं, यानी ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो मुसन्निफ इस किस्सा में लखनऊ के रहने वाले हैं। एक बार 2 साल के लिए गैर मुल्क, यानी अपने किसी कारोबार के सिलसिले में, इनको किसी काम के सिलसिले में 2 साल के लिए किसी गैर मुल्क में जाना होता है। ये बात इस किस्से में आई है। अगला किरदार जो हमारे सामने आ रहा है उसका नाम है देवनाथ। ये दिल्ली में रहते हैं। हमने देखा कि मुसन्निफ जो हैं लखनऊ में रहते थे, और जो देवनाथ हैं वो दिल्ली में रहते थे। देवनाथ मुसन्निफ के अजीज दोस्त हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे से गहरा दिली रिश्ता रखते हैं, एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं। देवनाथ की जो उम्र है वो लगभग 40 साल की उम्र थी जब इनका इंतकाल हो गया था, यानी इनकी 40 साल की उम्र में देवनाथ का इंतकाल हो गया था, जो कि किसके दोस्त हैं? मुसन्निफ के दोस्त हैं। इनका इंतकाल 40 साल की उम्र में हो गया था और देवनाथ दिल्ली के रहने वाले हैं। अगला किरदार जो हमारे सामने आ रहा है उसका नाम है गोपा देवी। ये इस किस्से का मरकजी किरदार है। पूरी कहानी इनके और इनकी बेटी सुनीता के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ हम देख लेते हैं कि ये देवनाथ की बेवा है, क्योंकि देवनाथ का इंतकाल 40 साल की उम्र में हो गया था, तो जाहिर सी बात है ये उनकी बेवा हो गई। तो ये देवनाथ की बेवा है और इनकी उम्र इस किस्सा के हिसाब से कितनी बताई गई है? तो इनकी उम्र 32 साल बताई गई है। तो इनकी उम्र है 32 साल। इनके 2 बेटे थे जो देवनाथ यानी इनके शोहर की मौजूदगी में ही फौत हो गए थे। जब इनके शोहर जिंदा थे उसी वक्त ये दोनों बेटे फौत हो गए थे। फिर इनकी एक बेटी है जिसका नाम है सुनीता। देवनाथ और गोपा देवी की एक बेटी है जिसका नाम है सुनीता।
जिसको प्यार से घर में सुन्नी सुन्नी कहा जाता था। आगे ये है कि गोपा अकेली अपने शौहर के चले जाने के बाद, उनका इंतकाल हो जाने के बाद गोपा अकेली अपनी बेटी की परवरिश करती है और उसकी शादी करती है। जितनी मेहनत अपनी बेटी को परवरिश में ये कर सकती है, जितनी इसकी हिम्मत होती है, उतना उससे कहीं ज़्यादा ये मेहनत करती है और अपनी बेटी को अच्छी तरबियत और तालीम देती है। हालांकि अपने शौहर के जाने के बाद इन दोनों माँ बेटी को बेहद गुर्बत की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, क्योंकि इनके शौहर की जो आदत थी वो यारबाशी की आदत थी। अपने दोस्तों के साथ खर्च किया करते थे। कोई पैसा जमा करने की इनकी आदत नहीं थी। यारबाश हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। यारबाश का मीनिंग होता है कि वो शख्स जिसकी सोहबत में वक्त आसानी से कट जाए। तो ये दोस्तों के साथ रहा करते थे, और जब ये हयात में थे उस वक्त गोपा देवी भी पैसों को संजोना, इकट्ठा करना, ये इनकी आदत में भी नहीं था। तो अपने शौहर के चले जाने के बाद गोपा देवी को फाइनेंशियल तौर पर बेहद ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो इन्होंने अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की और इसकी शादी भी की। हालांकि इनके जो दोस्त हैं, देवनाथ के जो दोस्त थे, मुसन्निफ और मोहल्ले वाले, ये सब लोग इसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहा करते थे। गोपा अपनी बेटी पर फख्र करती है। अपनी बेटी पर फख्र करती है। फख्र करने का जो बायस है, जो कारण है, वो हम लोग आगे किस्सा में देखेंगे कि अपनी बेटी की किस बात पर गोपा फख्र करती है। अगले किरदार की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है सुनीता। और ये हमने जान ही लिया है कि सुनीता यानी कि सुन्नी, जो कि गोपा देवी की बेटी है। ये गोपा की बेटी है। और मुसन्निफ जब 2 साल बाद इनके घर पर इनसे मिलने आता है, तब मुसन्निफ पूछता है कि भाई अब कौन से दर्जा में हो, तब ये जवाब देती है कि मैं 10वीं दर्जा में पढ़ती हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको नोट कर लिया है कि ये 10वीं दर्जा में पढ़ती है। इसकी शादी केदारनाथ के साथ होती है। सुनीता की शादी केदारनाथ नाम का एक शख्स है उसके साथ हो जाती है, जो कि बेहद ही अय्याश और बिगड़ैल किस्म का इंसान होता है। केदारनाथ बहुत ही बिगड़ैल और अय्याश किस्म का इंसान है। इसके साथ सुनीता की शादी हो जाती है। क्योंकि जो केदारनाथ है वो अय्याश है, और साथ ही साथ वो सुनीता के साथ बेवफाई भी करता है। इस वजह से इसके इस कारनामे से तंग आकर के सुनीता बेहद परेशान हो जाती है। और जब एक बार केदारनाथ एक एक्ट्रेस के साथ कहीं भाग जाता है, तो ये जमुना नदी में जाकर के छलांग लगा लेती है, कूद जाती है और अपनी जो हयात है, अपनी जीवन लीला को ख़त्म कर लेती है। जमुना नदी में कूद करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेती है, अपनी जान दे देती है। अगले किरदार की तरफ बढ़ते हैं। इस किस्सा का जो अगला अहम किरदार है उसका नाम है केदारनाथ। ये हमने जान ही लिया है कि ये सुनीता यानी सुन्नी के शौहर है। अपने वालिदैन की एक ही औलाद है, इस वजह से ये औलाद बिगड़ गई थी। अपने वालिदैन के लाड़ प्यार की वजह से केदारनाथ बिगड़ जाते हैं, अय्याश हो जाते हैं। शराब, टेनिस और ड्रामा खेलने के ये शौकीन है। केदारनाथ जो है शराब शराब पीने, टेनिस खेलने और ड्रामा खेलने यानी एक्टिंग के भी शौकीन है। अपने बाप की दौलत उड़ाने अपने बाप की दौलत उड़ाते हैं और अय्याशी करते हैं। यानी अय्याश है, बिगड़ैल है, अपने बाप की दौलत उड़ाते हैं। एक बार ये अपने बाप के जाली दस्तखत करके बैंक में से पैसा निकाल लेते हैं और एक एक्ट्रेस के साथ भाग जाते हैं। ये एक एक्ट्रेस के साथ कहीं भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाते हैं उस जगह का नाम किस्सा में नहीं आया है। अगला किरदार है मुरारी लाल, जो कि केदारनाथ के वालिद हैं। ये केदारनाथ के वालिद हैं और पेंशन याफ्ता इंजीनियर हैं। यानी इंजीनियर के ओहदे से रिटायर हो चुके हैं, पेंशन याफ्ता हैं। इनके बारे में बताया गया था कि जब ये इंजीनियर थे तो खूब पैसा इन्होंने इकट्ठा किया, चाहे वो किसी भी जरिए से किया हो। रिश्वतखोरी, घूसखोरी करते थे। लेकिन अपने रिटायरमेंट के बाद इनके ख्यालात में तब्दीली आई और इन्होंने गोपा की बेटी सुनीता से अपने बेटे की जब शादी की, उस वक्त बगैर जहेज के इन्होंने सुनीता की शादी अपने बेटे से करवाई थी।
तो बगैर जहेज के अपने बेटे की शादी इन्होंने सुनीता से करवाते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस किस्सा का जो मुख्तसर रूप है वो किस तरह से है। तो असल किस्सा हम लोगों को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि मोटे मोटे तौर पर हम लोग इस किस्से को समझ ही गए होंगे कि एक बेवा की कहानी इसमें चल रही है। उस बेवा का नाम गोपा होता है और उसके शौहर का नाम होता है देवनाथ। देवनाथ के ज़िंदगी से चले जाने के बाद, इंतकाल हो जाने के बाद, गोपा को बेहद तकलीफ और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन तमाम मुश्किलों और परेशानियों का सामना करते हुए वो अपनी बेटी सुनीता की परवरिश करती है, उसको पढ़ाती है, लिखाती है, बड़ा करती है और उसके बाद में एक इंजीनियर के बेटे केदारनाथ से उसकी शादी हो जाती है। केदारनाथ जो है एक बिगड़ैल किस्म का अय्याश इंसान होता है जो हर गली मोहल्ले में अपना मुंह काला करता फिरता है। और जो सुनीता है वो बेहद खुददार किस्म की शख्स होती है। तो सुनीता की खुददारी इस बात के लिए गवारा नहीं करती कि उसका शौहर इस तरह से अय्याशी करे और वो उसको माफ़ करे या फिर भी उसको अपना पति परमेश्वर समझे। तो सुनीता की खुददारी की वजह से इन दोनों में अनबन चलती है। एक दिन वो सुनीता को छोड़ करके एक एक्ट्रेस के साथ भाग जाता है। इधर सुनीता अपने घर में बचती है। इसके भागने के साथ ही वो अपने माथे का सिंदूर पोंछ देती है और अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ देती है और एक बेवा की जिंदगी गुजारती है। एक दिन सुनीता किसी को बताए बिना गंगा नदी में जाकर के कूद जाती है और अपनी जान दे देती है, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती है। इसकी इस बात पर इसकी माँ को फख्र होता है कि मेरी बेटी पर मुझे नाज है, फख्र है कि उसने अपनी खुददारी के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया। अब हम लोग एक बार इस किस्सा को देख लेते हैं कि किस्सा हमको क्या कहता है। मुसन्निफ लखनऊ में रहते हैं, ये तो हमने जान ही लिया था कि मुसन्निफ की ज़ुबानी हमको ये पूरा किस्सा सुनने और देखने के लिए मिलेगा कि मुसन्निफ जो है वो लखनऊ में रहते हैं। देवनाथ इनके अजीज दोस्त थे, इनका इंतकाल हो जाता है और ये देवनाथ जो है दिल्ली में रहते थे। यानी मुसन्निफ और देवनाथ दोनों ही अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, फिर भी इन दोनों में दोस्ती का गहरा रिश्ता रहता है। मुसन्निफ जो हैं लखनऊ के रहने वाले हैं और जो देवनाथ हैं इनके अजीज दोस्त वो दिल्ली के रहने वाले हैं। दोनों अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, फिर भी इन दोनों में दोस्ती का एक गहरा रिश्ता बना रहता है। और बहुत ही देवनाथ की बात चल रही है कि ये बहुत ही यारबाश आदमी थे, यानी दोस्तों में वक्त गुजारा करते थे, जिसकी वजह से वो कभी भी पैसा जमा नहीं कर पाए। यानी अपने दोस्तों के साथ बेहद ज़्यादा खर्च कर दिया करते थे और जमा करने के बारे में इनका कोई इरादा नहीं रहा करता था। इनकी वफात के बाद देव इनकी वफात यानी कि देवनाथ की वफात के बाद इनकी फैमिली, जिसमें इनकी बेवा बीवी गोपा और एक बेटी सुनीता है, गुर्बत में ज़िंदगी के दिन गुजारते हैं। यानी इनके हयात से चले जाने के बाद, इनके इंतकाल हो जाने के बाद इनकी जो बेवा है जिसका नाम है गोपा और उनकी बेटी सुन्नी को बेहद ही गुर्बत की हालात में अपनी ज़िंदगी को बसर करना पड़ता है, क्योंकि इनके वालिद ने अपनी यारबाशी की आदत की वजह से किसी तरह का पैसा इकट्ठा और जमा नहीं किया था। इनके दो बेटे भी थे मगर वो देवनाथ के जिंदा रहते ही फौत हो गए। सुनीता इनकी बेटी है। गोपा और देवनाथ के दो बेटे भी हुए थे, लेकिन देवनाथ की जिंदगी में ही वो दोनों बेटे फौत हो गए थे। फिर इनकी एक ही औलाद बची जो इनकी बेटी थी जिसका नाम था सुनीता। देवनाथ की वफात के बाद गोपा ने मकान का एक हिस्सा किराए पर दे दिया। जाहिर सी बात है, शौहर के इंतकाल के बाद बीवी को घर चलाना, घर खर्च निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो कोई ना कोई जरिया वो बनाते हैं, चाहे कोई काम करते हैं, कोई मजदूरी करनी पड़ती है, या फिर इसने गोपा ने क्या काम इख्तियार कर लिया था कि इन्होंने अपना अपने घर का एक हिस्सा किराए पर चढ़ा दिया था। साथ ही साथ ये मजदूरी और मेहनत भी किया करती थी। किराए पर चढ़ाने से इनका घर खर्च चलाती थी, घर खर्च चलाने लगी। मुसन्निफ भी वक्तन इनकी मदद करता था और इनकी देखभाल की खातिर दिल्ली आता रहता था, क्योंकि मुसन्निफ अपने दोस्त के साथ वफादार था, अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहा था। तो वक्त वक्त पर इनकी मदद कर दिया करता था। इनके हालचाल पूछने के लिए, इनसे मिलने जुलने के लिए दिल्ली आता जाता रहता था। इसके अलावा खत
के जरिए से भी वो इनके हालचाल मालूमात करता रहता था। खतूत के जरिए भी हालात मालूम करता रहता था। एक बार मुसन्निफ को 2 साल के लिए विलायत जाना पड़ा, यानी एक बार मुसन्निफ को 2 साल के लिए गैर मुल्क किसी काम से जाना पड़ा। उस वक्त भी वो गैर मुल्क जाकर के भी वो गोपा देवी से खत के जरिए से इनके हालचाल मालूम कर रहा था। हालांकि गोपा देवी इनको ये बताना नहीं चाहती थी कि इनके ऊपर किस तरह की मुसीबत और परेशानी चल रही है। ये उनको खत के जरिए से यही कहा करती थी कि यहाँ पर सब ठीक ठाक है। लेकिन जब 2 साल बाद मुसन्निफ वापस लौट करके आता है और दिल्ली जा करके इनकी खबर लेता है, इनके हालचाल पूछता है, तब उसे हकीकत का पता चलता है कि जो किराएदार था वो घर छोड़ करके, घर खाली करके चला जा चुका है और इनको बेहद परेशानी और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब वो वापस आए तो गोपा के घर उसके हालचाल मालूम करने के लिए वहां जाकर देखा कि गोपा ने जो हालात खतूत के जरिए बताए थे, गोपा ने जो हालचाल खतूत के जरिए बताए थे, मालूम करने गए। वहां जाकर देखा तो गोपा ने जो हालात खतूत के जरिए बताए थे, उसके बरअक्स घर में फाकों की नौबत यानी भूखों मरने की नौबत आ रही थी। घर में कौन कौन थे? गोपा और उसकी बेटी सुनीता। इनके फाकों की नौबत आ गई थी, भूखे मरने की नौबत चल रही थी। किराएदार भी चला गया था और फिर वापस कोई दूसरा किराएदार नहीं आया। अब गोपी की बेटी सुनीता भी जवान हो गई थी। मुसन्निफ को उसकी भी फिक्र होने लगी। कुछ अरसा बाद इसकी शादी एक बड़े सेठ लाला मुरारी लाल के बेटे केदारनाथ के साथ बगैर जहेज के कर दी गई। यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है कि सुनीता की शादी जिस शख्स से हुई थी उस शख्स का नाम था केदारनाथ और इसके ससुर का नाम था मुरारी लाल। मुरारी लाल पेशे से इंजीनियर थे। इस वक्त किस्सा में ये पेंशन याफ्ता इंजीनियर थे। केदारनाथ इनका बेटा था जो कि अय्याश किस्म का इंसान था। बगैर जहेज के सुनीता की शादी हुई थी। मुरारी लाल के देवनाथ के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे। इस वजह से इन्होंने बगैर किसी जहेज के सुनीता को अपनी बहू के रूप में, बहू के तौर पर स्वीकार कर लिया था। केदारनाथ एक बिगड़ैल और अय्याश लड़का था। कुछ दिनों बाद ही दोनों मियाँ बीवी में अपनी खुददारी की वजह से झगड़ा हो जाता है। जाहिर सी बात है, हम समझते हैं कि एक वफादार औरत अपने पति की बेवफाई को ज़्यादा वक्त तक नहीं सहन कर सकती है और उसकी खुददारी जब जाग जाती है तो वो उसको छोड़ देने में, उससे अलग हो जाने में ही अपनी इज्जत समझती है। मियाँ बीवी अपनी खुददारी की वजह से इनमें झगड़ा हो जाता है। सुनीता गरीब जरूर थी मगर एक खुददार लड़की थी। इसने अपने शोहर की अय्याशियों से समझौता न किया, अपने शोहर की अय्याशियों और बेवफाई से किसी तरह का समझौता न किया। एक दिन केदारनाथ एक हीरोइन के साथ भाग जाता है। एक दिन केदारनाथ जो है एक हीरोइन के साथ भाग जाता है। बदनसीब सुनीता अपनी आन बान और खुददारी के लिए जमुना नदी में कूद करके अपनी जान दे देती है। यहाँ तक हम लोग इस किस्से को समझ चुके होंगे, क्योंकि हम लोगों ने किरदारों का जब हम लोग मुआयना कर रहे थे उसी टाइम पर हमने ये जान लिया था कि सुनीता अपनी जिंदगी का खात्मा जो है जमुना नदी में कूद करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेती है। यहाँ से हम लोग किस्सा को आगे बढ़ाते हैं कि गोपा को जब सुनीता के मरने की खबर मिली तो उसे बहुत दुख हुआ। हालांकि ये साथ ही साथ खुश भी हुई। दुख से ज्यादा गोपा को इस बात की खुशी हुई कि बेटी जो है उसकी बेटी ने अपनी खुददारी को चुना है। अपनी खुददारी के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया और अपने पति की बेवफाइयों को बर्दाश्त नहीं किया। और जैसे ही उसका जो हस्बैंड है, उसका शौहर है, उसको छोड़ करके किसी गैर औरत के साथ चला गया है, तो इसने अपनी जीवन लीला, अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना ही मुनासिब समझा और अपनी खुददारी को बचाए रखना ही मुनासिब समझा। इस वजह से जो गोपा है वो अपनी बेटी के इस कारनामे पर फख्र महसूस करती है और उसे खुशी होती है कि घुट घुट कर मरने के बजाय इसने अपनी जिंदगी को इस तरह से खत्म कर लिया। तो गोपा अपनी बेटी पर फख्र करती है कि वो एक खुददार लड़की थी और उसने मरना बेहतर समझा मगर अपनी खुददारी से किसी तरह का समझौता न किया। वो कहती है औरत को, अगर जिंदगी में मोहब्बत ना मिले तो इसका मर जाना ही
बेहतर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किस्सा बेहद आसान लफ्ज़ों में समझ में आ गया होगा। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए थे उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी तमाम जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो इस चैनल को इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि क्लास को लाइक करें और एक पॉजिटिव कमेंट भी करें।